हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट यूजी 2021 की डेट्स अनाउंस हो गई है। और बच्चों, मज़े की बात यह है कि अब हमारे पास काफ़ी समय है। तो बच्चों, एक गोल्डन चांस मिला है हमें भगवान की तरफ से, और इतना समय है कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं भी है, यदि वो आज से पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में जुट जाएं और स्मार्ट स्टडी करें, एक स्ट्रेटेजी के साथ सिस्टमेटिक वे में तैयारी करें, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि इस बार नीट को क्रैक करके आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा ना कर सकें। और सभी बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर ठीक है, समय तो बहुत सारा मिल गया, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है। एक तो कोविड स्ट्रक रहा पूरा साल, ढंग से हम कुछ पढ़ाई कर नहीं सके। तो अब ये जो बचे हुए करीब 4.5 महीने हैं, 4.5 मंथ्स, इनका हमें किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, किस तरह से तैयारी करनी है बच्चों, ये ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, पर्टिकुलरली बायोलॉजी सब्जेक्ट को आपको कैसे डील करना है। और बायोलॉजी की ही स्ट्रेटेजी क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, क्योंकि आप सबको पता है कि आउट ऑफ 720 मार्क्स जो 50% वेटेज है, 360 मार्क्स हैं, वो किसके हैं बच्चों, बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी सिलेक्शन को डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है। यदि हमने बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स इंश्योर कर लिए तो सिलेक्शन कहीं नहीं गया बच्चों। तो आज हम हमारी स्ट्रेटेजी को देखेंगे कि हमें किस तरह से इन 4.5 महीनों का पूरा अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है और बायोलॉजी को तैयार करना है बच्चों। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, कि हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे उसको ख़त्म कैसे करोगे। तो एक तो हम पढ़ाई स्टार्ट करें, और फिर क्या करना है बच्चों, पूरे लगातार 4.5 महीने इस बार लगे रहना है। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर हम हमारे एफर्ट में कोई कमी डालें। यदि बच्चों आपने ऐसा कर लिया ना, तो जो आप सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का, वो फिर दूर नहीं है। तो बच्चों, ये जो 4.5 महीने हैं, ये आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाले 4.5 महीने हैं। ये आपकी लाइफ बना भी सकते हैं, और यदि आपने इन 4.5 मंथ्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया तो आप दौड़ में पीछे भी रह सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, और जो स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं बच्चों, उसको अच्छे से फॉलो करें। फिर दिमाग में ये भी आता है बच्चों कि आपकी बात हम सुने क्यों, है ना। तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो बच्चों, ई सरल पे जो फैकल्टी की टीम्स है, उसमें डॉक्टर्स और IITians हैं जो ऑलरेडी ये सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, उनको क्रैक कर चुके हैं। तो जो भी हम स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जो हम ऑलरेडी फॉलो करके इन एग्जाम्स को क्रैक कर चुके हैं बच्चों। तो देयर इज़ नो रीज़न कि ये स्ट्रेटेजी फेल हो, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्रस्ट करें, स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, और आप भी अपने ड्रीम को पूरा करें। अब मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूँ कुशिका मैम को। कुशिका मैम का जो इंट्रोडक्शन है वो देने की सच वैसे ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं जो ई सरल से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इनको जानते हैं, क्योंकि मैम पिछले 7-8 सालों से अच्छी पोजीशंस पे अलग अलग बड़ी कोचिंग्स में पढ़ा रही हैं, और काफ़ी समय से अब ई सरल के साथ जुड़ी हुई हैं, और बच्चों के बीच में बहुत ही पॉपुलर हैं। तो कुशिका मैम। थैंक यू सो मच सर। सर ने जैसे कि आपको इतने अच्छा मोटिवेशन दिया कि क्यों ये 4.5 मंथ्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि नीट में हमने देखा है कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, कंसिस्टेंटली जो हार्डवर्क है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ाई कर ली फिर कल कर लेंगे, ये कल कर लेंगे, ऐसा नहीं चलता है नीट में। मतलब आपको रोज़ाना 4.5 मंथ्स के लिए रेगुलर हार्डवर्क करना है, तभी आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों, आपके अंदर फियर होना चाहिए कि ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू बिकम अ डॉक्टर। कोई सेकंड ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए आपके पास में कि अगर MBBS नहीं मिला तो मैं कुछ और कर लूँगा या 1 साल और ड्रॉप ले लूँगा। नहीं बच्चों, ये 4.5 मंथ्स को आपको पूरी तरह यूटिलाइज करना है अच्छे से। और हम स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी बड़े फैकल्टीज़ जैसे डॉक्टर अंशुमन सर, NK गुप्ता सर, इनके प्लानिंग से और इनके एक्सपीरियंस से ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, जैसे कि नीट की डेट आ चुकी है, दैट इज 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त को नीट होने वाली संडे को। नीट 2021 के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि जो डेट है वो 1 अगस्त है, और संडे को एग्जाम कंडक्ट होगी फॉर 3 आवर्स। टाइम है इसका 2 to 5।
साथ ही साथ बच्चों पेन पेपर मोड में काफी टाइम से ये भी कंफ्यूजन चल रहा था कि शायद ऑनलाइन मोड पे एग्जाम कंडक्ट होगी, बट पेन पेपर मोड पे अब श्योर हो चुका है कि एग्जाम कंडक्ट होगी। साथ ही साथ बच्चों ये 11 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होने वाली है। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंजेस इन द सिलेबस। जैसे कोविड के कारण 11th, 12th और 10th के सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, बट नीट के सिलेबस में देयर इज नो चेंजेस। नेक्स्ट बच्चों 180 क्वेश्चंस हमेशा की तरह, जो कि 720 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम वेटेज बायोलॉजी का है। नेक्स्ट बच्चों हमें देयर इज नो अपर एज लिमिट, कितने भी एज तक आप नीट की एग्जाम दे सकते हैं और साथ ही साथ कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। देयर इज नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट्स टू। इसका केस चल रहा है लेकिन अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आए हैं, तो हम यही मान के चलेंगे कि देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट्स। तो बच्चों कोविड के कारण जो लेवल है इस बार की नीट एग्जाम का वो इजी ही होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और साथ ही साथ बच्चों अगर टाइम आपको ज़्यादा मिला है, आपको एक्स्ट्रा 3.5 मंथ्स मिले, तो अब एग्जाम जो बच्चों बाद में हो रही है दैट इज 1 अगस्त, तो आपको एक्स्ट्रा जो टाइम मिला है इस बेसिस पे जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी मे की एग्जाम के लिए प्रिपेयर थे वो अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर कर लेंगे। तो आप ऐसा मत समझिए कि अगर टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो पेपर सभी का ही अच्छा जाएगा, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे वो अब और लेवल अपर हो जाएंगे और इस कारण से कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने की संभावना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको टोटल गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है 4.5 मंथ्स की। अब बच्चों थंब रूल क्या है नीट एग्जाम के लिए, हम यहाँ पे बेसिकली आपको बायोलॉजी के लिए बताने वाले हैं, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के चलना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट को आपको रोजाना 4-4 घंटे पढ़ना है अगर आपको अपना एम पाना है, दैट इज टू बिकम अ डॉक्टर। अब डॉक्टर अंशुमन सर आपको अच्छे से बताएंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन से चैप्टर में आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके पढ़ने की ज़रूरत है। सो सर प्लीज़ आप बच्चों को बताइए। तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने बोला था कि इस बार सिलेक्शन को कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी, सिलेक्शन को ये डिसाइड करेगा कि कौन सा बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है। देखो बच्चों पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, है ना, और अब ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, 4.5 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें, है ना, एक तरह से पूरे ही एक्स्ट्रा मानो आप, तो जिस दिन से डेट डिसाइड हो गई है अब पूरा टाइम हमारे लिए एक्स्ट्रा है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम है इस बार तो ये मौका कोई नहीं छोड़ने वाला, तो सारे बच्चे पढ़ाई में तो लग जाने हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हो सिलेक्शन तो सबका होगा नहीं, कुछ का ही होगा, और किन का होगा, जो स्मार्टली स्टडी करेंगे। तो बच्चों आपको भी स्मार्टली स्टडी करना है, और स्मार्ट स्टडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे पहले कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से चैप्टर्स में ज़्यादा कवरेज करना है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, सब कुछ चार्ट कर जाना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी चीज़ें पूछी जा सकती है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से यूजुअली क्वेश्चंस कम आते हैं, और आते भी हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं। इस तरह से बच्चों यदि आप सिस्टमेटिक वे में इन सारे चैप्टर्स को सेग्रीगेट करके प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कोई रीज़न नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो बच्चों एक एक करके हम 3 चीज़ें डील करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से वो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के जिन पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है नीट पेपर के अंदर। फिर हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं, और तीसरे केस में हम देखेंगे कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनमें आपको एनसीईआरटी के अलावा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मैक्सिमम वेटेज रखते हैं, जिनसे हर साल काफ़ी क्वेश्चंस थोक के भाव में पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्लास 11th के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो पहली यूनिट की बात करते हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड बच्चों वो रिलेटिवली कम वेटेज रखता है, क्वेश्चंस भी कम आते हैं, कई बार एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और बच्चों यदि आता भी है क्वेश्चन तो यूजुअली एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। तो इस यूनिट के अंदर आपको जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं, 2nd, 3rd और 4th, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं बच्चों, एक आ रहा है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक आ रहा है प्लांट किंगडम, और एक आ रहा है बच्चों एनिमल किंगडम। इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक। फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करें बच्चों हम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर जो 5th चैप्टर आता है पूरी बुक में, यदि हम देखें जो चैप्टर नंबर है उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं बच्चों, तो 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो 5th नंबर का चैप्टर है दैट इज एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वो रिलेटिवली ज़्यादा वेटेज रखता है बच्चों। इस पर आपको इस यूनिट में ज़्यादा ध्यान देना है।
नेक्स्ट यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बच्चों यहाँ तो आपको भी पता है कि सेल और सेल साइकिल इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस हर साल आते हैं, ठीक, तो इनको प्रायोरिटी पे रखें इस यूनिट के अंदर। अगली यूनिट बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी। तो बच्चों वैसे प्लांट फिजियोलॉजी ओवरऑल पूरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहता कि जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाए, एक आध क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आता ही आता है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी पे हमें कौन से दो चैप्टर्स रखने हैं इस यूनिट के, एक तो बच्चों सेल रेस्पिरेशन और दूसरा हमें रखना है फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस यूनिट के, इनमें बिल्कुल कमी हमें नहीं छोड़नी है। बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ने तो हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी इनको देनी है, ठीक है। इनके अलावा जो दूसरे चैप्टर हैं उनकी कीमत पे ये नहीं छूटने चाहिए आपके, पहले इनको आप कंप्लीट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब बच्चों हम क्लास 12 के चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो क्लास 12 के अंदर जो पहली यूनिट है बच्चों, उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर्स हैं उसके अंदर, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो ये जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें कौन से 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो पहला चैप्टर है बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिलेटिवली कम वेटेज रखता है, कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता है उसमें से। लेकिन जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और एक है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा खासा वेटेज रखते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है आपको। फिर भी यदि आपको कि सर आप तो बताओ कि हमें इसमें सेलेक्टिव होना है, चूजी होना है, इसमें से क्या सेलेक्ट करें, तो बच्चों जेनेटिक्स के चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन कंपेरिजन टू एवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, थरो होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन जेनेटिक्स का हमारा गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। फिर नेक्स्ट यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, अगेन एन इंपॉर्टेंट यूनिट। क्यों बच्चों, देखा गया है पहले यदि हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो इस यूनिट से बहुत कम क्वेश्चंस आते थे बच्चों, लेकिन पिछले 10 साल का ये ट्रेंड है कि धीरे धीरे इस यूनिट से क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है बच्चों, क्योंकि ये आज की साइंस है और ये ट्रेंड देखा गया है कि नीट या जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है, एनटीए, नीट या हम किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की बात करें, जो प्रेजेंट डे टॉपिक्स होते हैं वो उनको वेटेज देते हैं। तो बच्चों इसीलिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, डाइसी यूनिट है। कई बच्चे इसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं और वो ये गलती करते हैं, तो हो सकता है कि इस बार उनका मरण हो जाए। तो बच्चों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये भी बायोलॉजी में हम कह सकते हैं कि टेबल को टर्न करने वाली यूनिट हो सकती है। तो जो बच्चे इस यूनिट को अच्छे से करके जाएंगे उनके पास एक चांस रहेगा कि बाय चांस यदि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए तो वो बाकी बच्चों से एक स्टेप अहेड हो जाएंगे। तो आपको इस यूनिट पे खास तौर से ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों। और फिर इकोलॉजी, ये तो बच्चों आपको पता ही है, हर साल भर भर के इस यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 4 चैप्टर्स हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों ही आपको अच्छे से करके जाने हैं। तो बच्चों ये तो बात होगी उन चैप्टर्स की जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं नीट के अंदर, ये आपको बता दिया है। तो पहले प्रायोरिटी पे इनको रखें, फिर सेकंड लेयर में जो बाकी के चैप्टर्स हैं बच्चों उनको आप तैयार करेंगे। अब बच्चों फिर सवाल आता है दिमाग में कि सर वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर जब नीट में आते हैं तो वो एनसीईआरटी के अंदर से आते हैं, लेकिन सर फिर भी हम हर साल देख रहे हैं कि हाँ कि 4-5 ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर होते हैं। और ये जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं ये हमारी नया डुबो देते हैं, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन तो हम वैसे नहीं कर पाते और 4-5 हम वैसे ही गलत कर जाते हैं ना, सिली मिस्टेक जिसको आप कहते हो, जो होनी नहीं चाहिए। तो सर 10 क्वेश्चन तो हम वैसे उड़ाए, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, और 10 क्वेश्चन उड़ाने का मतलब है 50 नंबर आपके गए। और यदि इस बार आप बायोलॉजी में 50 नंबर छोड़कर आ रहे हो बच्चों तो फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें उन चैप्टर्स को भी इंपॉर्टेंस देनी है जिनमें से एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और ये कोशिश करनी है बच्चों कि वो जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं वो भी हम सॉल्व कर पाएँ, ताकि सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं हो, हमारी रैंक भी अच्छी आए, क्योंकि वो बच्चों रैंक को डिसाइड करते हैं। यदि आपने वो 4-5 क्वेश्चन निकाल लिए, मान लो 5 क्वेश्चन आए और उनमें से आपने 3 या 4 भी निकाल लिए ना बच्चों, तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। तो बच्चों ये काम भी हम आपके लिए आसान कर देते हैं कि आपको मेनली कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें ये ध्यान रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा जाकर पढ़ना है, जहां से एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों पहले क्लास 11th की बात कर लेते हैं। क्लास 11th में वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को हम देखें तो बाहर से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एक तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसको अच्छे से करें बच्चों, डिटेल में पढ़ें, बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेल के अंदर पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसको भी इन डेप्थ जाकर आपको पढ़ना होगा। बायोमोलिक्यूल्स बच्चों पूरे चांसेस है, क्यों? क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री में भी दिया हुआ होता है बच्चों 12th क्लास में। और कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी 11th बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स में नहीं दे रखी,
लेकिन आपके 12th क्लास के केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में दर की वहां से उठाकर बायोलॉजी में क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार उल्टा भी होता है बच्चों, बायोलॉजी का क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ जाता है बायोमोलिक्यूल से। तो ये चैप्टर आपको दोनों ही सब्जेक्ट के एनसीईआरटी में से थरली पढ़ना है, फिर बच्चों इससे आने वाले क्वेश्चन जो ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं वो भी आप इजिली कर लोगे। फिर बच्चों फोटोसिंथेसिस आपको भी पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाहर से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनमें से रेस्पिरेशन में से भी आ जाते हैं बच्चों। तो ये तो बच्चों बात हुई कुछ चैप्टर्स की। इसके बाद फिर हम बात करें क्लास 12th में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां पर आपसे बाहर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जेनेटिक्स, तो बच्चों जेनेटिक्स तो हमें ऐसे करनी है कि हाँ कि भी हमसे कुछ भी पूछ लो, हमें तो सब कुछ आता है जेनेटिक्स के अंदर, ठीक। फिर बच्चों एनवायरमेंटल इश्यूज, क्यों इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों फैक्ट्स की और फिगर्स की बात होती है, कई रिसेंट इवेंट्स की बात होती है जो अभी चल रहे हैं, तो आपको अवेयर रहना है। हो सकता है कि कोई ऐसा इवेंट जो अभी एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है लेकिन हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। फिर बच्चों बायोडाइवर्सिटी, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, और हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट डे इश्यूज से रिलेटेड चैप्टर, तो अगेन यहां से भी क्वेश्चन आपके बाहर से पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने वो सारे चैप्टर्स देख लिए जिनमें ये पॉसिबिलिटी है कि एनसीईआरटी के बाहर से भी क्वेश्चन आ जाए। अब इनके अलावा जो चैप्टर्स बचे हैं बच्चों, वहां पर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आए। ज़्यादा से ज़्यादा एक और यूनिट जो आप देख सकते हो वो है बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली यूनिट, वहां से भी कई बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आ जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर और आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा बाकी के जो चैप्टर्स है बच्चों, यदि आप उनको अच्छे से एनसीईआरटी से थरली कर लेते हैं, साथ में जो आप नोट्स बनाते हैं उनको अच्छे से कर लेते हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट। अब बच्चों ये जो अगले 4.5 महीने हैं, इनमें हमें किस तरह से हमारी पढ़ाई को प्लान करना है, कितने स्टेप्स में हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से इस टाइम का सेग्रीगेशन करना है, ये आपको बताएंगी कुशिका में। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे 4.5 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है, जो आपको समय मिला है नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 15 मार्च जो कि आज है, तो 15 मार्च 2021 से आप 15 जून 2021 तक लगभग आपके पास 3 मंथ हैं जिसमें आप थोड़ी डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 तक आपके पास 1 मंथ है, और 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपके पास 15 डेज हैं, और 1 अगस्त को आपकी नीट एग्जाम कंडक्ट होगी। सो स्टूडेंट, हमने जो स्ट्रेटेजी प्लान करी है वो 3 लेवल्स में प्लान करी है। फर्स्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी, सेकेंड 1 मंथ स्ट्रेटेजी, एंड थर्ड 15 डेज स्ट्रेटेजी। एंड ऑन 1 अगस्त द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑफ नीट। और अगर आप कंसिस्टेंसी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो बच्चों एक बार और, हमने जो 4.5 मंथ स्ट्रेटेजी है उसे 3 लेवल में आपके लिए डिवाइड करा है, दैट इज 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 1 मंथ स्ट्रेटेजी एंड 15 डेज स्ट्रेटेजी। बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 3 मंथ स्ट्रेटेजी पे। 3 मंथ स्ट्रेटेजी जो स्टेप 1 है उसमें बच्चों हम एनसीईआरटी तो सबसे पहले पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको पढ़नी है। उसके साथ साथ हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी के अंदर ही, जिससे जब आप लास्ट में रिवीजन करें तो एनसीईआरटी के अलावा आपको दूसरी बुक खोलनी ना पड़े। तो आप शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स एनसीईआरटी में ही लगा सकते हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है और इम्पॉर्टेंट लगता है। साथ ही साथ हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मींस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ बच्चों हम मार्क डाउन करेंगे जो क्वेश्चंस हमें हार्ड लगे, जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाए या जो हमारे गलत गए, उसे हम मार्क कर लेंगे कि लास्ट टाइम पे उसे रिवाइज करके जा सके। और लास्ट हम बच्चों रेगुलर रिवीजन करेंगे, जो दिन भर में हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको पूरा रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो जो आपने दिन भर पढ़ा वो सब व्यर्थ हो जाएगा। एक बार रिवाइज करना, बुक बंद करके एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं बच्चों हम 1 मंथ स्ट्रेटेजी पे। 1 मंथ स्ट्रेटेजी में वापस से हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो ये आपका सेकेंड रिवीजन होगा एनसीईआरटी बुक का। इसके बाद में बच्चों हमने जो नोट्स एनसीईआरटी में स्टिक करे थे उसे रिवाइज करेंगे इस बार। फिर जो क्वेश्चंस हैं इस बार हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, प्रीवियस मेनली 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है उन पे मेनली कंसंट्रेट करेंगे और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों जो हमने प्रॉब्लम्स मार्क करी थी, जो हमें या तो टफ लगी थी या जो हमारी गलत गई थी, उसे हम रिवाइज करेंगे। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट हम
वापस से रेगुलर रिवीजन जो नहीं छोड़ेंगे कि जो हमने दिन भर में पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करेंगे पूरा। अब आते हैं बच्चों, जो लास्ट 15 डेज बचते हैं आपके पास, उसमें आप क्या करेंगे। तो लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी में बच्चों सिर्फ आप एनसीईआरटी पे ही कंसंट्रेट करना, जो भी एनसीईआरटी में आपने वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ना, और टाइम मिले तो साथ साथ जो स्टिकी नोट्स हैं उसे रिवाइज करते जाना। तो जो लास्ट की 15 डेज स्ट्रेटेजी है उसमें सिर्फ हम एनसीईआरटी थ्योरी और साथ ही साथ जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं, स्टिकी नोट्स जो हमने एनसीईआरटी में स्टिक करे हैं, उन्हीं पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप ये 4.5 मंथ की स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपना ड्रीम जो है वो आसानी से पा पाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ के जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उन लोगों ने बनाई है, दैट इज डॉक्टर अंशुमन सर और एनकेजी सर ने। तो बच्चों, आपने देख ली क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है इन 4.5 मंथ्स में। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं मैं, 3 लेवल में आपको इन 4.5 मंथ्स को डिवाइड करना है बच्चों। जो पहला लेवल रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है बच्चों 3 मंथ्स का। 90 डेज ऑलमोस्ट कम नहीं होते हैं बच्चों। इन 90 डेज में आपको क्या करना है, थरली हर चीज पढ़नी है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो बायोलॉजी की जहां तक बात है बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। तो बच्चों एनसीईआरटी को आपको इन 3 मंथ्स के अंदर बिल्कुल थरली कर लेना है, जैसा मैम ने आपको बताया। और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो उनको एनसीईआरटी के अंदर ही मैम ने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला है। क्यों? ताकि अगले 2 रिवीजन में आपका टाइम खराब नहीं हो, आपको अलग अलग बुक्स और किताबें और कॉपियां खोल के ना देखनी पड़े बच्चों। और शुरुआत के रिवीजन में आपको सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, जो भी एक्सरसाइजेस हमने प्रोवाइड कर रखी है आपको, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सब कुछ करें, लेकिन मार्क करते हुए कि उनमें से कौन से टफ हैं, कौन से गलत हुए, कौन से ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर मैम ने आपको बोला कि अगले 1 महीने में अब आपको वापस से सारे क्वेश्चंस नहीं निकालने हैं, आपको एनसीईआरटी की थ्योरी तो वापस से रिवाइज करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार निकाल लें वापस से। और आप क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट लेवल में आपने क्वेश्चंस मार्क करे थे उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लें। और इस पूरे ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक ज़्यादा दिन तक अनटच्ड नहीं छोड़ना है। मैम ने क्या बोला, रेगुलर रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के 15 दिन में बच्चों आपको क्या करना है, लास्ट के 15 दिन में ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस को नहीं देना है बच्चों। लास्ट के 15 दिन में आपको मेन फोकस करना है कि एक बार थरली और जल्दी से रैपिडली हम क्या कर लें, एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरह से रीड आउट कर लें, रिवाइज कर लें, ताकि जब हम एग्जाम देने जाएं तो एनसीईआरटी का हर वर्ड, हर लाइन, हर चैप्टर हमारे दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहे। क्वेश्चन आते ही हमारे दिमाग में आंसर स्ट्राइक कर जाना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि अब ये जो एग्ज़ाम है बच्चों, ये सिर्फ नॉलेज का नहीं रहा है, ये स्पीड और एक्यूरेसी का भी एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन करने हैं। तो सिर्फ वही बच्चे यहाँ पर पास नहीं होगा, उसी के मार्क्स नहीं आएंगे जिसको सारी चीज़ें पता है। इनफैक्ट सारी चीज़ें पता होने के साथ साथ यदि आप जो टाइम फ्रेम आपको दिया हुआ है उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी बच्चों आप वो कट ऑफ हासिल कर पाओगे जो हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिमाग में आपको 600 नंबर का फिगर तो लेकर चलना ही चलना है बच्चों। यदि उससे कम मार्क्स का आप टारगेट लेकर चल रहे हो तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS सीट पाना मुश्किल हो सकता है। तो ध्यान क्या रखना है, नॉलेज तो हमारी अप टू डेट होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इन 4.5 महीनों में जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे घर पे, वो टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उसी टाइम फ्रेम में घर पे भी क्वेश्चन करें जितना समय आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी डेवलप हो। अब बच्चों, ये जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है प्लस ई-सरल के प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें आपको डिलीवर की जाती है, उसके पीछे की जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट कोटा की फैकल्टी टीम है, वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। एटलीस्ट आपको ये तो पता रहे कि हमें कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उनकी बात पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सारांश सर की। वैसे अगेन इनको भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं। जहाँ पे फिजिक्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम सारांश सर का ही आता है, और इनके लिए बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे फिजिक्स पढ़ाते हैं जो दीवाना बना देती है। अगेन यदि हम क्रेडेंशियल्स की बात करें सारांश सर के, तो ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं कि सर फिजिक्स में बच्चों को दीवाना बना देते हैं। तो सर ने IIT बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन करी है। IIT JEE एग्ज़ाम के अंदर सर की ऑल इंडिया रैंक 41 थी। इसके अलावा भी सर के पास इतने सारे क्रेडेंशियल्स हैं। यदि हम बात करें AIEEE के अंदर AIR 71 थी, इसके बाद NSO में AIR 4 थी। सर INPH के अंदर भी टॉप 1% स्टूडेंट्स के अंदर रह चुके हैं, और इतने सालों से इतने सारे बच्चों को IIT एज वेल एज मेडिकल दोनों की तैयारी करवा रहे हैं, और बहुत सारे इंजीनियर्स, IITians और डॉक्टर सर बना चुके हैं।
अब फिजिक्स के बाद यदि हम बात करें केमिस्ट्री, तो बच्चों केमिस्ट्री में आपको कौन पढ़ा रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं प्रतीक गुप्ता सर। अगेन ये भी IITian है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ या तो IITian मिलेंगे या डॉक्टर से मिलेंगे, और कोई नहीं मिलता है। तो बच्चों अपने आप में ये टीम बहुत ही शानदार टीम बन जाती है। प्रतीक सर की यदि मैं बात करूँ तो सर ने IIT बॉम्बे से ही IIT करी है अपनी, और ऑनलाइन टीचिंग की यदि बात करें तो सर अपने आप में एक्सपर्ट माने जाते हैं, मास्टर माने जाते हैं ऑनलाइन क्रिएटिविटी की और टीचिंग के। इसके बाद बायोलॉजी की टीम, तो बच्चों अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना तो अच्छी बात नहीं है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ मेरे बारे में, एटलीस्ट आपको पता रहे कि अंशुमन सर कौन है क्या है। तो बच्चों मेरा नाम है डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। मैंने MBBS करी है, उसके बाद बच्चों MD करी है एनेस्थीसिया में, और फिर फेलोशिप करी है पेन मैनेजमेंट में। एट प्रेजेंट में एज अ पेन फिजिशियन एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आपको बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ इस रोल के थ्रू। ऑल इंडिया रैंक मेरी 196 थी बच्चों AIPMT में इन द ईयर 2003, जिसको अब आप नीट कहते हो, और ऑल राजस्थान रैंक बच्चों 46 थी RPMT में, और NTSC भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूं बच्चों इन द ईयर 2001। पिछले 10 साल हो गए हैं बच्चों, ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, बायोलॉजी पढ़ाते हुए नीट एस्पिरेंट्स को, और काफ़ी डॉक्टर्स बन चुके हैं और काफ़ी डॉक्टर बनने के प्रोसेस में हैं। और बच्चों हमारी टीम में है डॉक्टर कुशिका मैम। तो डॉक्टर कुशिका मैम के बारे में जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों के बीच में अपनी टीचिंग के अंदाज को लेके। तो मैम पहले भी कई बड़े कोचिंग्स में नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा चुकी हैं, और इस समय ईसरल के साथ एसोसिएटेड हैं, और ईसरल के बच्चे फॉर्चुनेट है कि उनको डॉक्टर कुशिका मैम से पढ़ने को मिल रहा है। तो मैम पहले एक्स HOD बायोलॉजी रही हैं पेस IIT एंड मेडिकल अकेडमी के अंदर। इसके अलावा मैम ने राव अकेडमी के अंदर भी लीड रोल प्ले किया है, और बच्चों इस समय मैम ईसरल में आपको बायोलॉजी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रही हैं, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा प्यार भी देते हैं। तो बच्चों ये पूरी टीम आपके लिए दिन रात लगी रहती है कि किस तरह से आपको बेस्ट एकेडमिक्स डिलीवर किए जाए। इसके अलावा बच्चों एक और पर्सन है जो बिहाइंड द कर्टन आप लोगों के लिए काम करते रहते हैं, और वो हैं हमारे NK गुप्ता सर, जिनको कोटा कोचिंग के अंदर मोर देन 30 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बच्चों, और लाखों बच्चों को वो पढ़ा चुके हैं, और ये मास्टर प्लानर कहे जाते हैं कोटा कोचिंग के अंदर। इनकी जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी होती है वो ये मानी जाती है कि जो बच्चा इनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेता है वो कभी भी मात नहीं खाता है। और बच्चों आज जो हम आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आए हैं उसमें भी सबसे बड़ा रोल जो है वो NK जी सर का ही है। तो NK जी सर खुद IITian है, IIT कानपुर से सर ने मैकेनिकल में IIT की एक्स वाइस प्रेसिडेंट और एकेडमिक हेड रह चुके हैं बच्चों एलन कोटा के अंदर। ही हैज़ मेंटर्ड रैंक 1 एंड टॉप 100 बहुत सारी बच्चों, मतलब अनगिनत टॉप 100 रैंक्स निकाल चुके हैं सर। इसके अलावा 30+ ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। तो ये जो टीम आपके लिए काम कर रही है, ये टीम आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। तो ट्रस्ट करें इस टीम की स्ट्रेटजी के ऊपर, जो आपको बताया है उसको अच्छे से फॉलो करें। ईमानदारी और मेहनत से इन 4.5 महीनों में काम कर लोगे बच्चों, तो कोई रीज़न नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। इनफैक्ट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा इन 4.5 महीनों में अपना पूरा 100% देगा और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा, वो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन इस बार लेकर ही रहेगा। तो बच्चों आज जो आपको स्ट्रेटजी बताई है इसको ईमानदारी से फॉलो करें, मेहनत के साथ फॉलो करें, और इस बार नीट 2021 के अंदर हमें अच्छे से मचाना है, हमें फोड़ना है, और हमें सेलेक्ट होकर बताना ही है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ईसरल टीम।